लड्डू बनाने वाली सास बहू। सितंबर का महीना भी शुरू हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। सासू माँ, अगर हम दोनों ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारे घर की परिस्थितियाँ और ज्यादा बदतर हो जाएंगी। मगर बहू, बिना पैसे के हम कर भी क्या पाएंगे। इस महंगाई के दौर में एक पनवारी की दुकान खोलने में भी पैसे लगते हैं। माँ जी, मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ बटोर रखे हैं। ब्रजेश जो मुझे घर खर्च और साग सब्जी खरीदने के पैसे दिया करते थे, मैंने थोड़ा बहुत करके जोड़ा है। कुल मिलाकर 1500 रुपए होंगे। अरे बहू, सिर्फ 1500 रुपए से क्या बन पड़ेगा। इतने कम पैसों में भला क्या किया जा सकता है। सासू माँ, किसी भी काम की शुरुआत छोटे कदमों से ही की जाती है। कुछ दिनों में दिवाली दस्तक देने वाली है। क्यों ना हम दोनों सास बहू लड्डू बनाकर बेचें। इससे हम दोनों सास बहू बतौर ईंधन के पैसे बचा सकती है। तरकीब तो बड़ी बेहतर है बहू। ठीक है, तू सामान ले आ, मैं भी जाकर जंगल से लकड़ियां बटोर ले आती हूँ। दोनों सास बहू अपनी अपनी जिम्मेदारियों की ओर अग्रसर हो जाती हैं। कुछ देर बाद लांची लड्डू बनाने का सामान ले आती है। लाजवंती भी माथे पर लकड़ियों की गठरी लिए चली आती है। चल बहू, बिना देर किए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें लड्डुओं के लिए धीमी आंच पर बूंदी बनानी होगी। इतने में लड्डुओं की चाशनी तैयार कर देती हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाते हुए लड्डू बनाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह सासू माँ, लड्डुओं की स्वाद और आकार में तो आपने हलवाई को भी पीछे छोड़ दिया। अरे तू भी तो अपनी सास के साँचे पर ही गई है। बहू, तूने भी कितने लुभावने लड्डू बनाए हैं। दोनों सास बहू लड्डू को डिब्बे में भरकर उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंच जाती हैं। अरे आओ आओ ग्राहकों, आओ और खाओ मीठे मक्खन लड्डू, दानेदार स्वाद भरे देसी घी के लड्डू। बहू, हमारे लड्डू बिकेंगे तो सही ना। हमें बाजार में आई इतनी देर हो गई, मगर अब तक हम सास बहू के बनाए लड्डुओं की बिक्री तक नहीं हुई। सासू माँ, नए व्यापारी को बाजार में जमने में समय लगता है, सब्र रखिए। लांची विश्वास की पातियों को बांधकर लगातार लड्डू बेचने के लिए आवाज लगाती है। तभी एक रईस आदमी उसकी दुकान पर आता है। तुम दोनों सास बहू के लड्डू की खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। अरे बड़ी साहब, लड्डू की लाजवाबी तो लड्डू खाकर पता चलेगी। चक्कर देखिए। जैसे ही धनीलाल लांची के दिए एक लड्डू को खाता है, वो सास बहू के बनाए लड्डू की बखान करता हुआ कहता है, वाह, क्या लाजवाब लुभावना लड्डू बनाए हैं। तुम दोनों सास बहू के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। शुक्रिया साहब। ये सारे लड्डू तोल दो। दोनों सास बहू लड्डू तोल कर धनीलाल को देती हैं। बदले में धनीलाल सास बहू को लड्डू का मोल देता है। देखा माँ जी, हम दोनों सास बहू की मेहनत ने पहले दिन से ही सफलता दिखाना शुरू कर दिया। 1500 की लागत लगाकर बनाए लड्डू से हम सास बहू ने 2500 की बड़ी बिक्री की है। हाँ बहू, बस एक बार हमारा लड्डू का कारोबार जम जाए, फिर ब्रजेश की बीमारी का इलाज करा लेंगे। लाजवंती का बेटा और लांची का पति ब्रजेश पिछले 3 महीने से बीमारी के बिछौने पर पड़ा था। एक दौर था जब घर बार जिम्मेदारी बतौर ब्रजेश संभालता था, मगर पिता की मौत से उसे ऐसा सदमा लगा कि उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। अगली सुबह, बहू देख सवेरा हो गया। आज से हम दोनों सास बहू सवेरे से ही लड्डू बनाकर बेचेंगी। इससे कमाई बढ़ने के आसार ज्यादा होंगे। फिर दोनों साथ में लड्डू बनाकर उन्हें बेचने निकलती हैं। मैं चौबीपुर गांव जा रही हूँ और आप मनिहार गांव जाएंगी। इससे हम दोनों सास बहू लड्डुओं से बेहतर कमाई कर पाएंगे। सांझ होते ही आप मुझे बड़े बाजार में मिलना। ये बोलकर दोनों सास बहू लड्डुओं का डब्बा लिए अलग रास्तों की ओर अग्रसर होती हैं। लड्डू ले लो लड्डू, मीठे मिष्टान खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ। आओ बच्चों, लड्डू खाओ। अरे ओ लड्डू वाली अम्मा, का भाव बेचत हो लड्डू, जरा हमको भी तो बताओ। एक लड्डू का दाम 10 रुपए है, और अगर लड्डू का एक पूरा डिब्बा लोगी बिटिया तो सस्ता पड़ेगा। वो कैसे? एक डिब्बे में कुल 24 लड्डू हैं, जिसका दाम 200 लगेगा। वही लड्डू 20 के हिसाब से 10 रुपए में पड़ेगा। ई का मतलब एक डिब्बा पर 40 रुपया का फायदा। अरे फिर तो कुल लड्डू का एक डिब्बा दे दो। दोनों सास बहू सारा दिन घुमक्कड़ कर नई गांव-गांव घूमकर लड्डू बेचकर बाजार आती हैं। माँ जी, मैंने दिन भर में पूरे 1500 के लड्डू बेचे हैं। हाँ बहू, मैंने भी 1000 रुपए के लड्डू की बिक्री की है।
मतलब कि हम सास बहू ने कल जितनी कमाई अभी ही कर ली। अगर सांझ का भाग्य बलवान रहा तो आज हम सास बहू अपने लड्डू की बिक्री से 5,000 का पड़ाव पार कर जाएंगी। दोनों सास बहू के बचे लड्डू की लूटमार मच जाती है। दोनों सास बहू लगातार लड्डू बनाकर दिन भर फेरी करने के बाद सांझ को बाजार में आकर लड्डू बेचा करती। 2 सप्ताह बाद, सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर ही हम दोनों सास बहू ने लड्डू बेचकर तकरीबन 50,000 रुपए जोड़ लिए हैं। अब हमको लड्डू की दुकान खोलनी चाहिए। बहू खामखा दुकान में पैसे फंसाने की क्या जरूरत है। ये मेरी दूर की सोच है। दिवाली दस्तक देने वाली है। मिठाइयाँ ही तो तीज त्योहार को दर्शाती हैं। अभी सिर्फ हम सास बहू बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। कैसा रहेगा जब हम इनसे लड्डू की सारी लाइन शुमार कर दें, जैसे कि बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू इत्यादि। तेरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन की जैसी बड़ी है। हम सास बहू बफर सिस्टम के द्वारा लड्डू बेचेंगे। दोनों सास बहू बतौर भाड़े पर एक दुकान खरीद कर लड्डू का व्यापार शुरू कर देती हैं। आज से ये दुकान कहलाएगी सास बहू के लाजवाब लड्डू की दुकान। दोनों सास बहू लड्डू बनाकर उन्हें बेचने लगती हैं। अरे आओ आओ दर्शकगण और लुत्फ उठाओ सास बहू के लाजवाब लुभावने लड्डुओं का। अरे जल्दी से 1 दर्जन लड्डुओं का डब्बा तो पैक करना। अरे बड़े साहब, आपको हम सास बहू के लड्डू की दुकान का पता कैसे चला? अरे कैसे पता नहीं चलेगा। बाजार की जिस दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका हो, वो दुकान सास बहू के लाजवाब लड्डू के सिवा किसकी होगी। दोनों सास बहू धनीलाल को लड्डू देती हैं। बदले में धनीलाल सास बहू के लड्डू की बड़ी कीमत अदा करता है। देखते ही देखते बहू के लड्डुओं का व्यापार बुलंदियां छूने लगता है। उन्हें प्रत्येक दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिससे वो अपनी गुमटी को घर में तब्दील करके निजात पाती हैं। साथ ही उस भाड़े की दुकान को वो खरीद लेती हैं। माँ जी, हम दोनों सास बहू ने अपनी कड़ी मेहनत से इस घनघोर गरीबी को मात दे दी, मगर ब्रिजेश, फिक्र मत करो बहू, ब्रिजेश भी इस बीमारी के बिछौने से उठ खड़ा होगा। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर विनती कर रही होती हैं कि डॉक्टर आकर बताता है, बधाई हो, ब्रजेश का हाथ पांव काम करने लगा है। बहुत जल्दी वो इस बीमारी के बिछौने से पूरी तरह भला हो जाएगा। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और लगातार अपने लड्डू की दुकान को बड़ी ही लगन से चलाती हैं। साथ ही प्रत्येक सप्ताह ब्रजेश को अस्पताल लेकर जाती हैं। माताजी बधाई हो, आप दोनों सास बहू की मेहनत ने अपना असर दिखा ही दिया। आपका बेटा पूरी तरह से भला चंगा हो चुका है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हम सास बहू की मेहनत सफल हो गई। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरे रहते आप दोनों सास बहू को इतनी मेहनत करनी पड़ी, मगर अब ब्रजेश आपके काम में बराबर हाथ बटाएगा। बेटा, खुद को क्यों कोसता है? भगवान जो करता है उसके पीछे भलाई छिपी होती है। आखिरकार अंत में ब्रजेश ने बीमारी के बिस्तर को मात दे दी। सास बहू की लगातार की गई मेहनत ने न सिर्फ उन्हें सफल बनाया, बल्कि ब्रजेश का भी बल बनकर उसे बीमारी के चपेटे से बाहर उबारा। आज पूरे गांव क्षेत्र में सास बहू अपने लाजवाब लड्डू के लिए जानी जाती हैं। एक सास की 5 घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के 5 बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे 5 सपूतों का सुख दिया है। मगर अब मेरे 5 सपूत सयाने हो गए हैं। उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ, आपने इतने सुबह सवेरे हम 5 भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन 5 से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन 5 को अपने 5 पांडों के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो 5, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओं में ब्याह करोगे? बेटा, समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली ही नजर में शांति को 5 लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन 5 को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं, अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है। शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी 5 बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है।
थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है। आखिर ये पांचों बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम पांचों की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है। सासू माँ, हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना डीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो भूलिए मत सासू माँ, आपके पांचों पांडव हमारे पति हैं। उन्हें पल्लू में बांधकर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साधकर पांचों की फरमाइश को पूरा करती है। बहू, आज तुम पांचों की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर 5 बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं। किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ? बहू, शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गांव देहात में मुंह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुंह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ पांचों बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। पांचों आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो, तुम पांचों बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम पांचों ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है। ये पिछले 15 मिनट से हम पांचों को नमूना बनाकर रख दिया है। अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गजभर का घूंघट, ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी बेढंगी बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म है। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन पांचों की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही पांचों बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। पांचों बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है। तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सासू माँ जरा यहाँ आना। बहू तूने बुलाया? हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूजा काम मिल गया। हांफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू कहो। बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी, मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है। अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती है। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ। बानी बहू जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिनके बिखरे हुए, काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है, सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर है। पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी। भूल गई क्या? तुम पांचों अगले 1 दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो। चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाई स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू,
तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ, हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है। हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू, मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी, हम पांचों को माफ कर दो। अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से भाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की 5 बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया। एक सास की 5 अनोखी बहुएं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में रमेश अपनी पत्नी शारदा और अपनी 5 अनोखी बेटी राधा, सोनम, शगुन, आरती, ममता के साथ रहता था। उसकी 5 बेटियों के अंदर एक अनोखी खूबी थी। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, वहीं किसी के अंदर आग वाली शक्ति। रमेश मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता था। एक दिन वह शारदा से कहता है, अरे शारदा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। एक तो काम सही से नहीं चलता और फिर मुखिया पैसे देने में भी आनाकानी करता है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये सताती है कि मैं अपनी 5 अनोखी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। अरे कौन करेगा इनसे शादी। देखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे रहा तो पता नहीं अपनी बेटियों की शादी कब करूंगा। वह इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई साहब, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। तुम बताओ अपनी कैसे आना हुआ। दरअसल मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे हमारे गांव के हरिश्चंद्र भाई साहब के 5 बेटे हैं और वो अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन पंडित जी, हरिश्चंद्र तो बहुत अमीर आदमी है, उसे तो अपने बेटों के लिए एक से एक लड़की मिल जाएगी। फिर मेरी बेटियां ही क्यों चुनी उन्होंने? अरे रमेश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें गरीब और संस्कारी लड़कियां चाहिए जो कि तुम्हारी बेटियां हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हमारी बेटियां तो भाग्यशाली होंगी उस घर के बेटों से शादी करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर कहते हैं, तुम 5 को मैंने बहुत ही मेहनत से पाला है। तुम 5 बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है कि तुम सदा जिंदगी में खुशी रहोगी। हाँ बेटी, वहाँ जाकर अपने इन गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? बेटियाँ कभी अपने माँ बाप को भूलती हैं क्या? मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आती रहूंगी। देखो पिताजी, मैं नहीं जानती कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, लेकिन आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है तो वो जरूर ठीक ही होगा। अरे वाह, अब हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके पास ही रहना चाहती हूँ। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसे इनकार मत करो और खुशी खुशी शादी करके यहाँ से विदा हो जाओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही है। रमेश अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में उसकी 5 बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी 5 बेटियों के अंदर एक खासियत होती है। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, किसी के अंदर आग वाली शक्ति। उनकी शादी के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो भी उन्हें देखने आता वह उन 5 की सास उर्मिला से हंसते हुए कहने लगता, अरे उर्मिला बहन, पूरी दुनिया में तुझे ये 5 अतरंगी बहुएं ही मिली। जरा इनके अंदर देख तो सही क्या खूबी है जिसे देखते ही तूने शादी करवा दी।
हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कहती है। तेरे बेटे बहुत अच्छे हैं और तूने इतने अजीब लड़कियों से उनकी शादी करवाई है। देखिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके चेहरे या उसके अंदर की कमी से कुछ नहीं होता। और मेरी पांचों बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी सास का ये जवाब सुनकर वह पांचों बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद अचानक से उर्मिला के पांचों बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान पहुंच जाता है। अब मैं क्या बताऊं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ यहाँ नौकरी ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं भी कई ऑफिस में गया लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। अब हमारा घर किस तरह चलेगा? अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। अरुण, हम ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन 5 भाइयों की ये बातें वो पांचों, राधा, सोनम, शगुन, आरती और ममताज सुन लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पतियों की मदद करने के लिए सोचती हैं। अगर हम पांचों मिलकर अपने पतियों और अपने सास ससुर की मदद करें तो ये घर पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने गरीब देखते हैं कि हमें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। इसी से मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना हम लोगों को अपने अजीब गरीब होने की वजह से मनोरंजन करना शुरू करें, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का पता अगर घर वालों को चल गया तो वो हमें क्या कहेंगे? उस बात की टेंशन तुम मत लो, हम इस गांव में नहीं दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस दिन के बाद से रोज वह पांचों पहले दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी अपनी खूबियों से कुछ न कुछ करके दिखाती और आग से उन्हें छोटे मोटे जादुई करतब करके दिखाती, जिससे लोग उन्हें पैसे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक खूब सारा पैसा कमा लेती और वापस जब घर लौटती हैं तो वह सारा पैसा लेकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुम पांचों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ जी, हम पांचों बहनों को एक सिलाई कंपनी में काम मिला है, वहीं से हमें ये पैसा भी मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अब हर रोज वह पांचों दूसरे गांव में जाकर करतब दिखाती और पैसा कमाकर अपनी सास को दे देती, जिसकी वजह से उनका घर चल पा रहा था। एक दिन जब वह पांचों दूसरे गांव में करतब दिखा रही होती हैं, तो उन पांचों के पति उसी गांव में काम ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह पांचों वहां पहुंचते हैं, वह अपनी पत्नियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही शाम को उन पांचों की पत्नी आती हैं, वह अपनी माँ को बुलाकर उनकी हकीकत अपनी माँ के आगे रखते हैं। अब बस यही दिन तो देखने के लिए रह गया था, हमारी पत्नियां लोगों को सर्कस दिखा रही हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे कोई चोरी तो नहीं कर रही और किसी की 2 बातें तो नहीं सुन रही। जो कर रही हैं अपनी मेहनत का काम कर रही हैं। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर नाज है। उर्मिला अपने पांचों बेटों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सब देखकर उसकी 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से वह पांचों अपने ही गांव में करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उन पांचों के पतियों की नौकरी लग जाती है तो वह पांचों ये काम छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो हर एक इंसान सर से लेकर पाँव तक सोने में लदा हुआ है और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस सनाया दरवाजा खोलती है। कहो क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी। पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं
5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो, 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूं? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हो। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो, कहाँ से आई हो? मेम साहब वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे सांचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें। न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है? उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ। रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा? इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रोंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी।
माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना, मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे, सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं, शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता बहुत गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक राधा और एक राजू। उसका पति हमेशा शराब पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता था। ललिता निरंजना नाम की एक औरत के घर पर काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन ललिता अपनी मालकिन निरंजना से कहती है, मालकिन, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। मुझे माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी पूजा का सामान लेकर आना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए। तुम गरीब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होंगी। तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह ढोंग करके। मालकिन, मैं ढोंग नहीं करती हूँ। मैं दुर्गा माँ को अपने मन धन से मानती हूँ और हर साल उनकी पूजा करती हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया है, मुझे उतने में खुशी है। अरे हाँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारी गरीबी में दिखती है, तभी तो तुम मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करती हो। खैर, अब क्या ही बोलूं। एक काम करना, शाम को जाते वक्त पैसे ले जाना। इतना कहकर निरंजना घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। बेचारी ललिता सुबह से शाम तक घर का काम करके अपनी मालकिन निरंजना का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं, लेकिन निरंजना मैडम अभी तक नहीं आई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता रसोई से बचा हुआ खाना पैक करके उसे घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आज इतनी देरी क्यों कर दिया आने में? हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिताजी आए थे और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे निकाल लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मालकिन ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम्हारे पिता मेरे बचे हुए पैसे भी लेकर गए हैं। कल मेरी माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ललिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति माँ दुर्गा की लाकर पूजा कर लेती है। हे माँ दुर्गा, आज आपका पहला नवरात्रा है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, आप इसे ग्रहण करिए। ललिता दुर्गा माँ का प्रसाद चढ़ाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी मालकिन के घर पहुँचती है, उसके मालकिन के घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। कुछ गमले तो नीचे गिरकर टूट चुके होते हैं। ये सब देखकर ललिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आखिर ये सब किसने किया होगा? और मालकिन कहाँ गई? ललिता देखते ही देखते अपनी मालकिन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी मालकिन बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। अरे मालकिन, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना मालकिन, ये सब किसने किया है मालकिन? निरंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ललिता से कहती है,
अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो। आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्र है, मुझे पूजा करनी है। अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। निरंजना फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद ललिता घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही निरंजना फ्रेश होकर आती है, वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करती है। जिसके बाद वो ललिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझे दुर्गा माँ के नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। निरंजन अपनी कार निकालती है और अपनी उसमें नौकरानी ललिता को बिठा लेती है। जिसके बाद वो दोनों सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक से एक बहुत बड़ी ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट के दौरान मर जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। अरे अरे, ये क्या, हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है। इसका मतलब हम लोग मर गए हैं। अब हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हे माँ दुर्गा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे बिना तो मेरे बच्चे अधूरे हैं। ऊपर से उनका पिता शराब के नशे में यहाँ से वहाँ गिरता पड़ता रहता है। उससे तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की जाएगी। एक तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, तो दूसरी तरफ उसकी मालकिन निरंजना दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाती है। एक तरफ निरंजना चुड़ैल बनने के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो दूसरी तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और दुर्गा माँ की पूजा भी करती है। माँ, आपको ये क्या हो गया है? आपका शरीर हरा क्यों पड़ गया है? माँ, आपको कुछ हुआ है? आप हमें बता नहीं रही हो, बताओ ना माँ, क्या हुआ है? ललिता अपने दोनों बच्चों को अपनी मौत की दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे साथ साथ दुर्गा माँ भी तुम्हारे साथ रहेंगी। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर ललिता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी घर में ललिता का पति प्रमोद आ जाता है। प्रमोद नशे की हालत में धुत होता है। ललिता मरने के बाद प्रमोद को दिखाई नहीं देती। वो अपने बच्चों से कहता है, अरे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? हाँ, अरे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शराब की बाटली भी खत्म हो गई। सुन राधा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, तो मुझे दे दे। पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आप शराब मांग रही हो? क्या कहा? तुम्हारी माँ मर गई? चलो अच्छी बात है, साली मेरे किसी काम नहीं आई। ऐसा कहकर प्रमोद वहां से चला जाता है और बेचारी ललिता रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस ट्रक वाले के घर तक पहुंच जाती है। यही है वह जिसकी वजह से मेरी आज मौत हुई है। आज इसी के कारण मैं अपनी दुर्गा माँ की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई और न उनके लिए सामान ले पाई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। निरंजना ट्रक वाले को मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा माँ तुम जैसे कबाड़ियों की नहीं सुनती। सुनेंगी, दुर्गा माँ मेरी भी सुनेंगी। अब हम सभी उनके लिए एक समान हैं। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगी। देखते हैं दुर्गा माँ किसकी सुनती है। मैं और तुम, हम दोनों दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और बदले में उनसे अपनी जान वापस मांगेंगे। तो बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर दुर्गा माँ ने मेरी सुनी तो मैं अपनी जान के बदले अपने बच्चों के लिए खुशी मांगूंगी। उस दिन के बाद से ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ के नवरात्रों में उनकी खूब सेवा पानी करती हैं और उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। आखिरी में जब नवमी का दिन आता है तो दोनों चुड़ैलें दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर उनकी पूजा करने लगती हैं। ललिता अपने दोनों हाथों पर जलते हुए कपूर जलाकर उनकी पूजा करती हैं, तो वहीं निरंजना सोने चांदी के बर्तनों में दुर्गा माँ को भोग लगाती हैं। तभी उनके सामने दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ सिर्फ मेरी ही सुनती है। अरे तुम जैसे गरीब की कौन सुनेगा? जैसे ही मैंने सोने के बर्तन में दुर्गा माँ को भोग लगाया तो दुर्गा माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। इसे कहते हैं असली भक्ति। नहीं निरंजना, तुम गलत हो। भक्ति दिल से की जाती है, ना कि दिखावे से। तुम दिखावे से मेरी पूजा कर रही हो।
लेकिन ललिता ने दिल से मेरी पूजा की है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और तो और उसने अपने हाथों की चिंता के बिना ही मेरी आरती उतारी। उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। ये सुनकर निरंजना को अपने किए पर अफसोस होता है। सही कहा दुर्गा माँ आपने। बचपन से हमें पैसा और दौलत का दिखावा करना ही सिखाया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत श्रद्धा है। ललिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ललिता के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। तुम्हारे बच्चों की खुशी तुम्हारे जीवित रहने में है। अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी देवी माँ अपने हाथ की रोशनी से निरंजना को भी जीवित कर देती हैं और उससे कहती हैं, मैंने तुम्हें जीवित इसलिए किया ताकि तुमने जो श्रद्धा दिखावे से की है उसे तुम दिल से कर सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से ओझल हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू करती है और दुर्गा माँ को दिल से मानती है। उनकी पूजा करने में वो कभी भी दिखावा नहीं करती, जिसकी वजह से निरंजना और ललिता दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।